हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर 2। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये हमारे चैप्टर का हेडिंग है। और यह वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ अन्य किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 4 के लिए तो अनिवार्य है। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर में शुरुआत होता है कहाँ से? तो शुरुआत होता है 1707 से। कहा जा रहा है कि 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो 1707 से 1857 तक आपको लेटर मुगल्स का पीरियड देखने को मिलता है। 1857 तक क्या होता है, लेटर मुगल्स आते हैं और शासन करते हैं। ये लेटर मुगल्स होते कौन हैं? तो औरंगजेब के ही वंशज या मुगल के ही वंशज होते हैं। लेकिन ये कमज़ोर शासक होते हैं और इनका शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली काफ़ी कमज़ोर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। जिसके कारण क्या होते हैं, जो स्थानीय नवाब्स होते हैं, सूबेदार होते हैं, वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और अपना एक सत्ता स्थापित कर लेते हैं अपने क्षेत्रों में। यहीं पर इसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज भी अपने लिए एक स्टेटस खोजता है, रूलिंग स्टेटस खोजने का प्रयास करता है। मतलब वो अपना फैलाव करना शुरू करता है। वो भी चाहता है कि उसका भी एक सत्ता होना चाहिए यहाँ पर। तो इसी सारे कसमकस को हम लोग इस चैप्टर में समझने का कोशिश करेंगे। तो आगे हम क्या देखते हैं? आगे हम देखते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अब क्या होता है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की जाती है। और साथ ही साथ आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ख़राब सिचुएशन क्रिएट कर दिया होगा अंग्रेज लोग कि बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आगे के टॉपिक में हम क्या देखते हैं? पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। कह रहा है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर हासिल किया। चार्टर क्या था? चार्टर एक इजाज़तनामा था। चार्टर एक परमिट था, एक परमिशन था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई अन्य कंपनी इस क्षेत्र में, माने भारत वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। मतलब ये एक मोनोपोली का अधिकार दे रहा था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी निश्चिंत हो गया था कि वह खुल के व्यापार कर सकता था, मुनाफा कमा सकता था, क्योंकि उसके पास किसका फरमान था? तो एलिजाबेथ प्रथम का था। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर देने वाला कौन था? एलिजाबेथ प्रथम थी। और कब? 1600 में। लेकिन इस चार्टर का एक लिमिटेशन था, एक सीमा था। वह यह था कि यह जो शाही दस्तावेज मिला था वो दूसरे यूरोपीय ताकत को पूरब के बाज़ारों में आने से रोक नहीं सकता था। दूसरे यूरोपीय ताकत मतलब जो अन्य देश थे ब्रिटेन के अलावा, जैसे फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली हो गया, इन सबको नहीं रोक सकता था यह फरमान। यह फरमान केवल ब्रिटिश कंपनी को ही रोक सकता था। तो आगे हम क्या होता है, इसका नतीजा यह निकलता है कि यहाँ पर टकराव होता है। टकराव किन के बीच होता है? जो ब्रिटेन था या अन्य यूरोपियन कंट्रीज भारत में व्यापार के लिए आए थे, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे पुर्तगाल हो गया, इनके बीच में समस्या होता था। अब ये समस्या का कारण क्या था? समस्या का कारण यह था कि ये सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी भारत से। जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी वहाँ, भारतीय रेशम की। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब की भी ज़बरदस्त मांग थी। इसके कारण क्या हो रहा था? यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा था। अब भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय कंपनियों को मुनाफा घटने लगा। अब क्या हुआ? अब ये लोग आपस में लड़ने लगे। मौका मिलते एक दूसरे के जहाज़ को डुबाते थे, हथियार का इस्तेमाल करने लगे व्यापार में। तो ये सारी चीज़ होने लगा। इसके बाद इन लोगों को ज़रूरत महसूस हुआ कि ये लोग अपने किलेबंदी करें अपने क्षेत्र का, जहाँ पर गोडाउन बनाते थे। उस गोडाउन को उस समय फैक्ट्री कहा जाता था। आगे हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब होता क्या है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। मतलब व्यापारी को क्या कहा जाता था? फैक्टर। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस होता था। मतलब फैक्ट्री मतलब यह नहीं कि कोई चीज़ वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा है, बल्कि वहाँ पर स्टोर हो रहा है। एक वेयर हाउस है, एक स्टोर हाउस है, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर होते थे जिनमें कंपनियों के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद
उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट और औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। अब देखिए, औरंगजेब को भी पटा लिया ये सब। इससे पहले एलिजाबेथ को पटाया था। अब क्या है, उदाहरण के लिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था, लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, जो कंपनी के में काम करने वाले कर्मचारी थे, वो भी निजी तौर पर व्यापार करने लगे और इस शुल्क को चुकाने से बचने लगे, जिससे बंगाल के नवाब को राजस्व वसूली में घाटा हो रहा था। और नवाब मुर्शीद कुली खान जो उस समय गवर्नर था, वो गुस्साता क्यों नहीं? क्योंकि गुस्साने का पूरा वजह था, क्योंकि उसको राजस्व वसूली में कमी आ रहा था। आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखते हैं व्यापार से युद्धों तक। कह रहा 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। मीन्स बंगाल का जो नवाब था उसको घाटा हो रहा था और अंग्रेज फ़ायदा उठा रहे थे, इसलिए दोनों में टकराव हो रहा था। 1707 में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, क्योंकि औरंगजेब एक कुशल शासक था। लेकिन औरंगजेब के बाद कमज़ोर शासक हुए, इसलिए नवाब पर उन शासकों का ज़्यादा वर्चस्व नहीं था। इसलिए नवाब जो थे खुल के विरोध करने लगे इस बात का। कह रहा है मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अब ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते जा रहे थे। इन टकरावों का परिणाम ही प्लासी के युद्ध के रूप में सामने आता है। अब प्लासी के युद्ध को हम लोग समझेंगे। 1756 में अलावर्दी खान जो था, उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। अब कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि सिराजुद्दौला काफ़ी सख्त आदमी था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहता था जो उसके इशारे पर चले, मतलब उसको रियायत दे। अब क्या होता है, कंपनी को लेकिन सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, ऐसा कंपनी चाह रहा था। इस सब व्यक्तियों की खोज में था वो। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे और किलाबंदी को जल्द से जल्द रोक दे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब जो था वह कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। नवाब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते मद्रास में जब रॉबर्ट क्लाइव था, वो वहाँ से यहाँ आ जाता है कलकत्ता की ओर। आगे यहाँ पर एक फैक्ट बताया है कि पलासी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर पलासी नाम का एक फूल होता था। काफ़ी मात्रा में वहाँ पर वह फूल का माने उपयोग किया जाता था, उसे रोपा जाता था, इसलिए उस जगह का नाम पलासी पड़ा। आगे कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यहाँ पर बैठक किस प्रकार से होता था वो दिखाया जा रहा है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिली थी। किस सेना को? जो रॉबर्ट क्लाइव लेकर के आ रहा था, ब्रिटिश सेना को। इसके बाद नवाब के साथ लंबा समय तक सौदेबाजी चली और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। मैंने रॉबर्ट क्लाइव लड़ने के लिए तैयार हो गया सिराजुद्दौला से। अब क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, लेकिन हार का कारण क्या है? उसको बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, जो कि लुसेंट के एपिसोड में बताया गया है, आप देख सकते हैं। उसमें से उसका एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारी भी थी। मीर जाफ़र का जो टुकड़ी था, मीर जाफ़र उसको बोला ही नहीं कि हमला करना, मतलब युद्ध में उसको शामिल ही नहीं किया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को यह कहकर अपने साथ में मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा, और मीर जाफ़र ऐसा ही करता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और नतीजा ये होता है कि सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है छल से।
अब प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन जाता है। अब क्या इससे क्या होने वाला है? इससे यही होने वाला है कि मीर जाफर भी तंग होने वाला है। अब मीर जाफर कैसे? तो जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। ठीक है। अब ये भी नहीं उस जो अंग्रेज का इशारा था उसको फॉलो कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाह रहा था, और जो कि किसी भी नवाब के लिए संभव नहीं था, क्योंकि नवाब को अपने स्थानीय जनता के सामने भी अपना एक अच्छा चेहरा प्रस्तुत करना था, जो कि अंग्रेज के दबाव के कारण नहीं हो पा रहा था। इसलिए नवाब भी विरोध करने लग जा रहे थे। आगे क्या होता है? उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब की हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपया देना पड़ रहा है कंपनी को। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने और व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब क्या होता है यहाँ पर? अब कंपनी खुद ही नवाब बनना चाह रही है। तो आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन का नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी का पुराना समस्या हल हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है? लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। मतलब जो भी चीज़ भारत से वो ले जा रहा था इंग्लैंड, इसके बदले में जो पेमेंट करना पड़ रहा था वो सोना और चांदी में करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बंगाल पर जब उसका अपना सत्ता हो गया तो वो बंगाल से जो कमाई कर रहा था, जो टैक्स वसूल रहा था, उसी टैक्स से इंग्लैंड में जो भेजने वाला सामान था उसका पेमेंट कर रहा था। इसलिए अब सोना चांदी भी बच रहा था ब्रिटेन का। आगे हम लोग क्या देखते हैं? कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। मतलब यहाँ पर कंपनी के जो अफसर थे या कंपनी में जो कर्मचारी थे उनकी स्थिति को यहाँ पर बता रहा है कि इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। मतलब जो चीज़ पहले हो रहा था उसका विपरीत हो रहा है कि जो यहाँ के नवाब है वहाँ के अब ईस्ट इंडिया के कंपनी के कर्मचारियों को खुश करने में लगे हुए हैं। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब डॉलर जमा कर लिया। जब वह यहाँ से गया तो लगभग 4 लाख पाउंड के बराबर पैसा लेकर गया था या धन लेकर के गया था। अब क्या हो रहा है? दिलचस्प यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी थी। मतलब रॉबर्ट क्लाइव भ्रष्टाचारी था और बहुत सारा भ्रष्टाचार किया था। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। इतना लूटा, इतना लूटा, आप समझ सकते हैं 4 लाख पाउंड उस समय का कितना ज़्यादा अमाउंट है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से जो भी कर्मचारी जाते थे वहाँ आलीशान जीवन जीते थे। उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया, वहाँ के लोग उन्हें नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बना। उन्हें लोग अक्सर नए, अमीर और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। किन्हें? जो भी ईस्ट इंडिया का कर्मचारी बंगाल में काम करने आता था और बंगाल में काम करने के बाद जब वह इंग्लैंड में जाता था तो काफ़ी पैसा यहाँ से लूट करके ले जाता था और वहाँ आसान और शौकत वाली ज़िंदगी जीता था। इसे देख करके वहाँ के लोग बोला करते थे, नवाब आए हैं, नवाब। ये एक प्रकार का कमेंट है। कंपनी का फैलता शासन। करा यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए। बड़ा इंपॉर्टेंट है रेजिडेंट। कब से? बक्सर की लड़ाई के बाद से रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। अब इस रेजिडेंट को हम लोग समझेंगे। इनका काम क्या होता था? इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी क्या करते थे? भारतीय राज्यों के भीतर के मामले में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों का भी फैसला करना शुरू कर दिया था ब्रिटेन रेजिडेंट के जरिए।
आगे हम लोग क्या देखते हैं, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। किस संधि को मान लेने पर? सहायक संधि को मान लेने पर। आगे हम लोग देखते हैं कि जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेता था उसे स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रह जाता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अब बड़ा खतरनाक नियम था। अब इसका उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो कह रहा है, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने को मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। जो समय रहा होगा उस निर्धारित समय पर नहीं दे पाए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो ये सहायक संधि का दुष्परिणाम था। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आप अवध का उदाहरण दे सकते हैं और हैदराबाद का उदाहरण दे सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। कह रहा है, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। माने इससे पहले हम लोग पढ़े कि प्रत्यक्ष सैनिक टकराव नहीं करता था, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि इसकी भी ज़रूरत है तो इसको भी अपना लिया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। कह रहा है, हैदर अली जो कि 1761 से 82 तक शासन करता है, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। कह रहा है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची की निर्यात पर रोक लगा दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी अपने कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया। मतलब फ्रांस के साथ इसका टीपू सुल्तान का या मैसूर का अच्छा टर्म एंड कंडीशन था, जिसके कारण वह अपने सैनिक का आधुनिकीकरण भी कर लिया था। आगे कह रहा है कि एक इमेज यहाँ पर दिखा रहा है कि किस प्रकार से टीपू सुल्तान के बेटों को अपने बंधक बना लिया गया था, किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। और इस पिक्चर में दिखलाया गया है। कह रहा है, कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज को कितनी बार हराया था। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेज ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया ताकि उस पर नकेल कसा जा सके। किस पे? टीपू सुल्तान पर। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी दिखाई देते थे। अब इसको नियंत्रित करने के लिए और कुचलने के लिए अब षड्यंत्र रचना शुरू करता है। फलस्वरूप क्या होता है? मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार लड़ाई होता है। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल जाती है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया जाता है और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। तो इस प्रकार से मैसूर का भी अंत होता हुआ आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पर मैसूर दिखाया गया जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग क्या देखते हैं? मराठों से लड़ाई। कह रहा है, 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन मराठा काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। 1761 में पानीपत के तीसरी संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले 4 है, याद रखिएगा। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी माने एक ग्रुप बना लेते हैं, एक राज्य मंडल बना लेते हैं और पेशवा इसका नेतृत्व करता है। पेशवा इस राज्य मंडल का नेतृत्व करता है, सैनिक प्रमुख होता है और प्रशासकीय प्रमुख भी होता है। और उनका राजधानी कहाँ होता है? तो पुणे में राजधानी होता है। कह रहा है, महादजी सिंधिया, नाना फर्निस 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कह रहा है पहली युद्ध के बारे में कि पहली युद्ध 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज और मराठा का युद्ध जो हुआ वो
कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। मतलब पहला जो लड़ाई होता है 1782 में, जिसमें सालवाई संधि होता है, इसमें कोई नहीं पक्ष जीता, लेकिन दूसरा में मराठा हार जाता है। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। ये भी याद रखना है कि पेशवा को पुणे से हटाकर कहाँ भेज दिया जाता है, कानपुर के पास बिठूर में, और उनको पेंशन फिक्स कर दिया जाता है। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से मराठा पर नियंत्रण किया गया। सबसे पहले मैसूर पर किया गया, उससे पहले बंगाल पर किया गया। तो बंगाल का हम लोग देख लिए, मराठा का हम लोग देख लिए, मैसूर का भी हम लोग देख लिए। अब सर्वोच्चता का दावा। अब कह रहा है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 1823 तक रहता है गवर्नर जनरल, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपनी हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास रखती है और मानती है कि ऐसा अधिकार उसके पास है। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। कुछ भारतीय शासक ऐसे भी थे जो खुलकर के इसका विरोध किए। जैसे जब अंग्रेजों ने कितूर पर, जो कि कर्नाटक में है, कि छोटे से राज्यों को कब्जा लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उनको गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा और चरतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज 1830 में पकड़कर फांसी पर लटका देता है। तो ये एक दो उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर अंग्रेजों को विरोध झेलना पड़ता है, एक चेन्नम्मा का और एक रायन्ना का। आगे 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस से डरने लगती है, क्योंकि रूस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। अब इस डर के कारण क्या होता है, वह चाहती है कि जिस मोर्चा से रूस एंट्री कर सकता है इंडिया में, उस मोर्चा को वह मजबूत कर ले। अब इसके लिए वो क्या करना शुरू करती है, 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ती है कंपनी। वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया जाता है। 1843 में संधि की भी कब्जे में सिंध भी कब्जा में कर लेता है। इसके बाद पंजाब की बारी थी, लेकिन पंजाब में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ताकतवर शासक थे जिनका नाम क्या था, महाराणा रंजीत सिंह। उनके सामने कंपनी का कोई दाल नहीं गलता है और कंपनी वहाँ से बैक हो जाती है। 1839 में जब महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु होती है तो इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो अब देख रहे हैं चौथा प्रोविंस जिस पर अंग्रेज कब्जा कर लेता है, और आप कह सकते हैं कि अंग्रेज का एक्सपेंशन नीति चल रहा है। अब आगे हम लोग विलय नीति के बारे में पढ़ेंगे कि विलय नीति क्या था। कि अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति अपनाता है जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है। विलय नीति, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतों को अपने कब्जे में लिया गया। अब इसको आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। पहला क्या है, सतारा जो 1848 में मिलाया गया। दूसरा संबलपुर जो 1850 में, फिर उदयपुर 52 में, नागपुर 53 में, झांसी 1854 में, जो अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अब कह रहा है आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, यह कह करके कि अवध का जो शासक है वह कुव्यवस्थित शासन चला रहा है जिससे वहाँ के लोगों को तकलीफ हो रही है, और यह कहकर वह अवध को अपने में मिला लेता है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग अपने नवाब से काफ़ी प्रेम करते हैं और इस बात का रोष होता है उनके मन में, इसलिए 1857 में वो खुल करके अंग्रेज के विरोध में आ जाते हैं। कौन, वहाँ के लोग। कह रहे हैं नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिसने कंपनी की ताकत को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वारेन हेस्टिंग के समय आते आते तक कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुका था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, जैसे न्याय के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट था सुधार,
1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में हर जिले में 2 अदालतें होंगी, ऐसा प्रावधान किया गया। एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। अब कह रहा है दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मीन्स दीवानी अदालत जो होता था उसका हेड कौन होता था? कलेक्टर। और फौजदारी अदालत जो होता था उसका हेड काजी या मुफ्ती होता था। लेकिन ये काजी मुफ्ती भी कलेक्टर के अंदर में ही आते थे, उनके नेतृत्व में ही काम करना पड़ता था। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की व्याख्या करते थे। अंग्रेज नहीं चाहता था कि हिंदू लॉ को या मुस्लिम लॉ को छेड़छाड़ किया जाए ताकि लोगों में अनरेस्ट आए। तो पंडितों का सहारा लिया जाता था। तो पंडित क्या होते थे, अलग अलग जगहों के हिसाब से धर्मशास्त्र की व्याख्या कर देते थे। अब इससे कन्फ्यूजन हो जाता था अंग्रेज जजों के मन में। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। अब कह रहा है NB हॉलहेड जो थे इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। अब कह रहा है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। कह रहा है भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम क्या होता है? कर इकट्ठा करना, शासन व्यवस्था चलाना, इस सारे चीज़ों को देखना कलेक्टर के अंदर में ही आता है। अब कंपनी की फ़ौज की बात कर रहा है। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार होते थे और पैदल सेना भी थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य का एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र जो किसान की बड़ी संख्या थी, उसी में से पैदल सेना के लिए जो ज़रूरत होता था लोगों को बहाल किया जाता था। कह रहा है 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिए जाने लगे तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय या आर्मी कहते थे। आगे हम लोग क्या देखते हैं, 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध का तकनीक बदलने लगा, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट जो तोड़ेदार बंदूक होता है और मैचलॉक से लॉस होते थे। मैचलॉक मतलब माचिस के तिल्ली से जलाया जाता था। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी घुड़सवारों वाले के कंपैरिजन में। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। आगे हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने के से यह प्रक्रिया और तेज होती है। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह लगने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह मात्र 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। कह रहा 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो यह था चैप्टर 2 और नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए आप कमेंट करें ताकि नया वीडियो डाला जा सके। थैंक यू।